हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर लेजिस्लेशन में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसको पॉपुलरली हम कहते हैं बोनस एक्ट 1965, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। बोनस क्या होता है? बोनस किसी भी तरीके से बोनस जो है, जब हम इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हैं तो बोनस हम बात करते हैं वर्कर्स के, श्रमिक या कर्मचारी के संदर्भ में। ठीक है, तो बोनस इज एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट टू ग्रेस फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स। अब अगर हम बोनस की बात करें तो बोनस जो है वो सेवायोजक द्वारा स्वेच्छा से वेतन के अतिरिक्त श्रमिकों को दिए जाने वाला नगद भुगतान बोनस कहलाता है। तो इसका जो हम ये जो बोनस है वो जो एम्प्लॉयर है वो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या श्रमिक जो हैं या वर्कर्स जो हैं उनको नगद में अपनी इच्छा से पे करता है। उसको हम सैलरी से एडिशनल उसको पे किया जाता है, उसको हम बोनस कहते हैं। अब अगर बोनस की हम डेफिनेशन की बात करें तो बोनस से तात्पर्य मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले नगद वार्षिक भुगतान है जो सेवायोजकों को अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ होने पर अथवा नहीं होने पर दोनों ही दशाओं में देना पड़ता है। बोनस क्या होता है? बोनस एक ऐसा एडिशनल पेमेंट है जो कि एनुअली पे किया जाता है, कैश में पे किया जाता है। वो कब पे किया जाता है? जब एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है तो भी बोनस दिया जाता है। अब एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, संपूर्ण भारत में लागू होता है ये एक्ट, प्रत्येक कारखाने में लागू होता है जिसमें शक्ति के साथ, पावर के साथ कम से कम 10 व्यक्ति काम कर रहे हो या बिना पावर के साथ 10 से ज़्यादा कम से कम 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हो। अब ये बोनस कौन सी संस्थाओं पर लागू होता है? जिसके अंदर किसी भी दिन 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियुक्त हुए हों, उन सभी संस्थाओं में लागू होता है। अब समुचित सरकार द्वारा घोषित संस्थाओं या कारखानों पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसने लिस्ट बना रखी है जिन जिन संस्थाओं पर ये लागू होता है, जहाँ पर कम से कम 10 व्यक्तियों विश्व रूप से वहाँ पर रहे हो, वहाँ पर ये लागू होता है। लेखा वर्ष 1964 से निरंतर लागू, कंटिन्यूस 1964 से ये एक्ट जो है वो लागू है। व्यक्तियों की संख्या कम होने पर भी लागू। मान लीजिए किसी भी वर्ष 10 से ज़्यादा अगर या 20 से ज़्यादा अगर कारखाने के अंदर व्यक्ति हो जाते हैं और ये एक्ट उन पे लागू हो जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ये जो नंबर है वो किसी कारण कम भी हो जाता है तो हम इस एक्ट को वापस नहीं ले सकते हैं। ये एक्ट वहाँ लागू रहेगा और बोनस दिया जाएगा। अगर व्यक्तियों की संख्या कम भी हो जाती है तो ये एक्ट लागू रहता है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर भी ये लागू है, और जैसे कि यह अधिनियम निम्नलिखित दशाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर ठीक उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार निजी क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू होता है। अब नॉट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ये एक्ट अब कहाँ लागू नहीं होता है? अब देखिए, अधिनियम में स्पष्ट होने से घोषित उपक्रम या कर्मचारियों पर। अब ये जो लिस्ट दे रखी है वो, जैसे यहाँ पर जो साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी है, के निगम द्वारा नियोजित कर्मचारी हैं। वाणिज्यिक पोत अधिनियम जहाँ लागू होता है वहाँ डॉक वर्क एक्ट 1948, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी विभाग द्वारा संचालित उद्योग से नियुक्त कर्मचारी, रेड क्रॉस या ऐसी भी संस्था जो किसी भी शाखा से के कर्मचारी अगर उसमें है, विश्वविद्यालयों पर या शिक्षण संस्थाओं पर
या फिर भवन कार्य के ठेकेदार के माध्यम से अगर उनकी नियुक्ति करी गई है कर्मचारी वहाँ नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कर्मचारी, किसी भी राज्य वित्त निगम के कर्मचारी, जमा बीमा निगम के कर्मचारी, नाबार्ड के कर्मचारी, यूनिट ट्रस्ट के कर्मचारी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारी, राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग कंपनी को छोड़कर अन्य वित्तीय संस्थाओं को केंद्र सरकार ने राजपत्र की अधिसूचना जारी कर मुक्त कर दिया है वह अगर वहाँ के कर्मचारी हैं, या आंतरिक जल परिवहन कर्मचारी, यहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। निर्धारित संख्या से कम कर्मचारियों वाली संस्था पर भी लागू नहीं होता है। नई संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। कर्मचारियों से अनुबंध अगर है तो वहाँ लागू नहीं होगा। सरकार द्वारा मुक्त संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। अब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं जो यहाँ पर हमें पढ़नी है उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर, आप सब कॉमर्स के बच्चे हैं, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। जो जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है, 1 जुलाई से 30 जून तक हो सकता है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है। तो लेखा वर्ष किसी भी निगम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जब वो अपनी पुस्तक बंद कर रही है वो लेखा वर्ष हो सकता है। कंपनी के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी की दशा में वह अवधि लेखा वर्ष या उसी अवधि के लिए कर्मचारी को लाभ हानि खाता बनवाकर उनके समक्ष इसकी वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाना जाता है, तो वो हम उसका 1 वर्ष मानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कंपनी की दशा में अगर वह अवधि लेखा वर्ष है जो अवधि में कंपनी अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो होते हैं उसको बनाकर एनुअल जो जनरल मीटिंग जो होती है उसमें प्रस्तुत करती है, चाहे वह अवधि 1 वर्ष की हो अथवा नहीं, तो हम उसको उसका अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। किसी अन्य के संदर्भ में मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से प्रारंभ होना और 31 को क्लोज होना। अब आगे आते हैं अलोकेबल सरप्लस क्या होता है। अलोकेबल सरप्लस एंड अवेलेबल सरप्लस, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे। तो इसके अंदर है कि अलोकेबल सरप्लस कितना है जो कि कंपनी उसके सरप्लस मतलब आवंटित योग्य अधिशेष कितना है कंपनी के पास, जिसका हम मानते हैं कि ये 67% होता है। जब सेवायोजक कोई कंपनी हो और बाकी जितनी भी दूसरी कंपनी उसके अंदर 60% होता है। इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे और उसी के अंदर से हम अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम अवेलेबल को उपलम्य अधिशेष कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है डेफिनेशंस, इसको हम पूरा इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, जिसको हम समुचित सरकार कहते हैं। समुचित सरकार हमें पता है केंद्र सरकार होगी या राज्य सरकार होगी। अब नेक्स्ट है अवार्ड। अवार्ड क्या होता है, अवार्ड हम जानते हैं परिनिर्णय या अभिनिर्णय होता है। अब अगर इसकी बोनस की वजह से किसी भी तरीके का औद्योगिक उत्पाद औद्योगिक विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसके अंदर जो भी रिजल्ट सुनाया जाएगा उसको हम अवार्ड कहते हैं। बैंकिंग कंपनी आप जानते हैं, बैंकिंग कंपनी 1940 उस पर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 लागू होता है, उसे हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। कंपनी, आप लोग कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो डेफिनेशन है कंपनी की उसे हम कंपनी कहते हैं। सहकारी समिति क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो रजिस्टर्ड है कंपनी सहकारी कंपनी, तो उसे हम सहकारी कंपनी कहेंगे। कॉरपोरेशन क्या होती है, जो कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है, निगम निकाय है, उसे हम कॉरपोरेशन कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आयकर अधिनियम के अधीन, अभिलाभ के अधीन या कंपनी अधिकार अधिनियम के अधीन, कृषि आयकर विधि के अधीन कोई भी अन्य कर जो कि केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से में राजपत्र में अधिसूचित किया है। अब हम देख लेते हैं इसमें एम्प्लॉय कौन होता है। आप लोगों को सब पता है कि कर्मचारी किसे कहते हैं, जिसे किसी उद्योग में वेतन या मजदूरी पर नियुक्त किया गया है, जिसे किसी उद्योग में किसी दक्ष या अदक्ष या सामान्य शारीरिक पर्यवेक्षण
प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे किराए या भाड़े पर पारितोषिक पर नियुक्त किया गया है, जिसे स्पष्ट या गर्भित शर्तों के अधीन नियुक्त किया गया है, जो प्रशिक्षु नहीं है, मीन्स एप्रेंटाइज नहीं है, वो सब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में काउंट होते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रकार के पद पे नियुक्त व्यक्ति कर्मचारी है, यदि वह इस धारा के अधीन शर्तें पूरी करता है। अब सेवा योजक कौन होता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसके अंदर कारखाने की दिशा में अगर हम बात करें तो इसके अंदर कारखाने का स्वामी, कारखाने का अधिष्ठाता, कारखाने का अधिष्ठाता का एजेंट, मृतिक स्वामी या अधिष्ठाता का वैधानिक उत्तराधिकारी या कारखाने का प्रबंधक भी है, जो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर कहलाता है। अब इसके अंदर एक स्लाइड मिस हो गई है, वो मैं आपको नोट्स में डाल दूंगी, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। उसमें है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, सैलरी किसे कहते हैं, जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा उसमें रह रहा है, ये जो स्लाइड है ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें निम्नलिखित को वेतन या मजदूरी की गणना करते समय नहीं जोड़ा जाता है। इसको हम वेतन के अंदर, वेतन या मजदूरी, इसको हम लास्ट अगेन जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब इसको हम कवर कर देंगे कि सैलरी और वेजेस की डेफिनेशन जो है हम वो कवर कर लेंगे। अब आज का असाइनमेंट आपका है व्हाट डू यू मीन बाय बोनस, बोनस से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, जो कि अभी हमने पढ़ा है आज की क्लास में कि संपूर्ण भारत में लागू होता है, कारखानों में लागू होता है जहाँ पर 10 या 20 व्यक्ति होते हैं, समुचित सरकार द्वारा घोषित संस्थाओं पर लागू होता है। ये सारे इसके जो प्रोविजंस है वो आपको इसके अंदर लिखने हैं, और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ बोनस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बोनस के लिए क्या प्रोविजंस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, और आपकी इसकी पीपीटी के साथ आपको इसके नोट्स भी दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।